वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रोल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर एग्जाम में जीरो फियर। चलिए आज हम लोग एक एफएम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन क्या है, क्यों है ये चैप्टर आपने सर एकदम से 8वां नंबर चैप्टर क्यों लिया है वो बताता हूँ। आज एफएम का अपना पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है एंड सबसे पहला लेक्चर मैंने डायरेक्टली डिविडेंड डिसीजन से इसलिए लिया है क्योंकि इसका एग्जाम में वेटेज है। ठीक है, एंड ये टेक्निकल है। कल अपन ने देखे थे कि बिजनेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 प्रकार के डिसीजंस होते हैं। जो फर्स्ट डिसीजन है उसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा आएगा कहाँ से। दूसरा डिसीजन है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि भैया पैसा लगाना किधर है। ठीक है, और तीसरा है डिविडेंड, भाई जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको चुकाना तो पड़ेगा मेरे को। तो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है और डिविडेंड डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग के ऊपर 4 चैप्टर है जो अपन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिविडेंड डिसीजन तुरंत करने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक ही चैप्टर है बट वो एक ही जो है ना वो महाकाय चैप्टर है पूरा एकदम इतना बड़ा। तो टोटल 3 आपके डिसीजन होते हैं, तीनों के सेपरेट प्रॉपर चैप्टर्स अच्छे खासे बने हुए। आज हम लोग डिविडेंड डिसीजन की शुरुआत करने वाले हैं। डिविडेंड डिसीजन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अलग अलग थियरीज है। एमएम अप्रोच है, वॉल्टर अप्रोच है, गॉर्डन है और लिंटनर है। ठीक है, पहला अप्रोच जिसका नाम है एमएम अप्रोच, जिसको कहते हैं मोदी गियानी मिलर अप्रोच। दूसरा अप्रोच जिसका नाम है वॉल्टर अप्रोच। तीसरा गॉर्डन और चौथा लिंटनर। एग्जाम में लिंटनर कभी भी नहीं आता है। ये 3 ही अप्रोच आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से? फर्स्ट 3 एमएम, दूसरा वॉल्टर, तीसरा गॉर्डन। ठीक है, 3 ही अप्रोच आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। अब आगे की कहानी को सुनते हैं ध्यान से। देखो, 2 प्रकार की थियरी है, एक रेलेवेंस थियरी, एक इररिलेवेंस थियरी। ध्यान से सुनना। अच्छा, पहली बात तो ये समझते सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है जब शेयर होल्डर कंपनी के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ये मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया, तो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, भैया मेरे को कुछ ना कुछ इनकम तो होनी चाहिए, मैंने जो पूंजी लगाई है उस पर कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलना चाहिए, रिटर्न। तो उस रिटर्न को बोला जाता है डिविडेंड। That means dividend is the income that has been earned by the shareholder on purchase of the shares. This is normal definition. ठीक है, अब आगे की कहानी को ध्यान से सुनो। आगे की कहानी क्या, डिविडेंड क्यों जरूरी है, रीजन बताता हूं कि व्हाई डिविडेंड इज वेरी नेसेसरी। जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका मार्केट में क्या रहता है, रुतबा रहता है, गुडविल रहता है। अरे भाई ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, मज़े आ रहे हैं यार, क्या बात है, इतनी इनकम हमारी इससे हो जाती है। तो डिविडेंड देने से मार्केट में एक रुतबा बनता है। दूसरा, कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, अब कैश को उड़ाए किधर, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है तो उड़ाए किधर, तो बोले बच्चे लोगों को डिविडेंड दे देते। बच्चे लोग बोलते शेयर होल्डर, तो बच्चे लोग खुश हो जाएंगे, डिविडेंड आया, डिविडेंड आया, चलो। तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं डिविडेंड की वजह से। ठीक है, तीसरा, कई बार कानून जो होता है ना, लीगल, वो खुद बोलता है डिविडेंड देना पड़ेगा, तो फिर देना ही पड़ेगा। कानून के ऊपर कौन होगा, कानून ने बोला देना पड़ेगा डिविडेंड तो देना पड़ेगा, सिंपल। तो 3 कारणों की वजह से अपन डिविडेंड देते हैं। पहला, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है कंपनी की, भी 10 सालों से हम देते आए हैं तो आगे भी देंगे। दूसरा, कंपनी के पास सरप्लस बहुत सारा कैश पड़ा है तो कंपनी बोलेगा दे देते हैं, तो ठीक है दे देते हैं। तीसरा, एक कारण ये हो सकता है कि भैया लीगल कारण है कि सरकार ने बोला देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो 3 कारणों के साथ हम डिविडेंड देते हैं यूजुअली। अब आगे की कहानी को समझो, चलो प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ते हैं। रिलायंस कितना डिविडेंड देते हैं, चलो आओ वो देखते हैं। रिलायंस ने लास्ट ईयर में 5.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। रिलायंस ने लास्ट ईयर में कितने रुपए का डिविडेंड दिया, सिर्फ 5.5 रुपए का। अब पॉइंट को समझना ध्यान से। उसके पिछले साल 10 रुपए का, उसके पिछले 6 रुपए का, मतलब डिविडेंड देता रहता है बेचारा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, रिलायंस का एक शेयर कितने का पता, 1300 रुपए का शेयर है। ठीक है, एक शेयर कितने का है, 1300 रुपए का। उसके ऊपर उसने डिविडेंड कितना दिया, 5.5 रुपए। मतलब मान लो तुमने 13,000 का इन्वेस्टमेंट किया हो तो डिविडेंड तुमको आएगा 55 रुपये। तो एकदम तुम करोड़पति बन जाओगे इस डिविडेंड से, तो नहीं बन पाओगे करोड़पति। तो डिविडेंड एक्चुअली बहुत
कम होता है रियल लाइफ में, बहुत कम, मतलब न के बराबर होता है। पता है तुमको ये जो अडानी है ना, अडानी 3200 का शेयर है, 3200 रुपये का शेयर है। डिविडेंड कितने का दिया पता है तुमको? 1 रुपया 30 पैसा। उसने डिविडेंड दिया 1 रुपया 30 पैसा एक शेयर पे। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 32,000 रुपये के शेयर है तो डिविडेंड देता है सिर्फ 13 रुपये। एक्चुअली देखा जाए तो डिविडेंड तो कुछ खास दे नहीं रही है लोग, तो डिविडेंड सर दे कौन रहा है? आंसर इस डिविडेंड देती है गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज्यादा। मैं तुमको दिखाता हूँ लाइव। ठीक है, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ क्या होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज अपन को सिर्फ मार्क्स दिलवा सकता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको रियल लाइफ में पैसा दिलवा सकता है। तो कनेक्ट एवरीथिंग विद द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बताऊं पूरा। देखो आईओसी कितने रुपए का डिविडेंड दिया भाई ने? 10 रुपए का। आईओसी का शेयर प्राइस पता है कितने का है? देखो दिखाता हूँ, 137 रुपए का शेयर है। अब अच्छा लग रहा है डिविडेंड कि भाई 137 रुपये लगाओ, 10-12 रुपये कमाओ, अब तो अच्छा है। फिर भी बीपीसीएल का मोटा मोटी शेयर 300 रुपये के आजू बाजू, बीपीसीएल डिविडेंड देता है 20-22 रुपये का, तो करीबन ठीक ठाक है डिविडेंड। देखा जाए तो 10%, 8-9% के आजू बाजू डिविडेंड दे रहा है, और शेयर का भाव बढ़ रहा है वो अलग। भाई तुमने 137 रुपये में खरीदा, अगले साल वो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 150 रुपये तक पहुँच गया, 150-170 तक पहुँच गया, तो ये भाव फर्क मिला वो अलग, और डिविडेंड मिला वो अलग, तो अच्छा खासा रिटर्न छूट गया तुम्हारा देखा जाए तो। समझे? देखो समझाता हूँ। तुमने 137 में खरीदा, लेट से मान लो साल भर के बाद ये 157 हो गया, तो 20 रुपये तो तुमको ये मिल गया भाव फर्क, और 10 रुपये कंपनी डिविडेंड दे दिया था, तो मोटा मोटी तुमको कितने रुपये मिले? 30 रुपीज़। 30 डिवाइड बाई 137 इंटू 100, रिटर्न चेक करो, देखो कितना मिला। 30 डिवाइड बाई 137 इंटू 100, कितना रिटर्न मिले? कितने टका आया? 21% मोटा मोटी। भाई 21% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो डिविडेंड यहाँ पर अच्छा लगता है। अब तो सर आईओसी में तो फिर हर कोई इन्वेस्ट करेगा, पर नहीं करते ना, तो भी नहीं करते लोग। रिलायंस, एचडीएफसी, अडानी इनमें ही करते हैं, प्राइवेट में। गवर्नमेंट में बहुत कम करते हैं। गवर्नमेंट में कौन करता है वो बताता हूँ। जिनको पहला तो डिविडेंड खाना है, क्योंकि इनके शेयर ज़्यादा बढ़ते नहीं है, दिक्कत वो है। अब रिलायंस, अडानी, इनके शेयर तो धड़ाधड़ ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ होते हैं रिस्क एवर्स, रिस्क नहीं लेना बोले लाइफ में, उनको फिक्स इनकम चाहिए। तो बूढ़े लोग होते हैं, वो बूढ़े लोग क्या करते हैं आपको पता है? बोले आईओसी के शेयर खरीद लूँगा, हर साल डिविडेंड आता रहेगा, उससे मेरा घर खर्चा चलता रहेगा। तो ये लोग बूढ़े लोग होते हैं, यूजुअली पैटर्न यही रहता है कि बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं, उनको फिक्स डिविडेंड आता रहता है, तो खुश रहते हैं। बीपीसीएल में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, प्राइवेट कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं देती। देखो तुमको दिखाता हूँ, हाईएस्ट डिविडेंड किसका है? हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी इन इंडिया, क्या है ये? बेकार है। ठीक है, सो करीबन ये बोलते हैं ये लोग इतना टका दे देते हैं। जैसे कोल इंडिया 6 से 10% तक का यील्ड दे देती है। चलो कोल इंडिया का देखते हैं अपन, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। कोल इंडिया डिविडेंड कितना दे रही है? मोटा मोटी कोल इंडिया डिविडेंड देती है तुमको, इंटरिम 5.5 का था। इंटरिम बोले तो साल के मध्य में जो एक बीच में मिल जाता है ना डिविडेंड, वो एक फाइनल डिविडेंड होता है। 2 प्रकार के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो साल के मध्य में कभी भी दे देते हैं, ऐसे बीच में आज मन हुआ दे दिया, ऐसा ऐसा मन नहीं होता है एक्चुअली, उनको प्रॉफिट होता है ना तो बांट देते हैं ऐसा। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज अपन देखे तो कितना दिया होगा यार, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, करीबन देखो दिया रहा है 26.40 दिखा रहा है, 26.40। ठीक है, अब अपन इसका शेयर प्राइस देखते हैं कि कोल इंडिया का शेयर प्राइस कितना है। कोल इंडिया का शेयर 431 है, मोटा मोटी 5-6% तक रिटर्न दे दिया उसने। और शेयर का भाव बढ़ा वो अलग, देखो शेयर का भाव कैसे बढ़ा। 52 वीक लो में ये था 368 रुपये पे,
और हाई में कितना गया 491 पे, और अभी चला 431 पे, तो मोटा मोटी रिटर्न तो अच्छा ही दिया बेचारे ने। 60 रुपये तो शेयर का रिटर्न दे दिया और 26 रुपये वो दे दिया, तो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया कोल इंडिया ने। तो ये सब चीज़ें अपन चेक करते हैं जब अपन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही सिखाना है मेरे को आपको। तब डिविडेंड में 3 प्रकार के डिविडेंड होते हैं एक्चुअली, ऐसे होते तो 5 है, बट आपको मेनली जो है वो 3 प्रकार के डिविडेंड समझना है। देखो, कैश डिविडेंड, रोकड़ा, जो जनरली सबसे ज़्यादा चलता है। भाई मेरे पास पैसा है, मैंने तुमको साल भर में 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया, तुम्हारे खातों में बैंक अकाउंट में 10 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैश डिविडेंड सबसे ज़्यादा चलन में जो है वो कैश डिविडेंड है। दूसरा जो टाइप ऑफ डिविडेंड है उसका नाम है बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड। उसका नाम है बोनस शेयर या फिर स्टॉक डिविडेंड। अब बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो, कंपनी क्या करती है, अपने शेयरहोल्डर के पास, उनके पास पैसा नहीं होता तो बोलती है एक काम करो तो मेरे से शेयर ले लो। कैश डिविडेंड का मतलब क्या होता है, रोकड़ा दे दिया, तुम्हारे खातों में आ जाएगा। बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है, कंपनी क्या बोलती है कि भैया 10 रुपये 10 शेयर है तुम्हारे पास, एक काम करो 2 शेयर मेरी तरफ से फोकट में ले जाओ। और उसने रोकड़ा नहीं दिया, क्या दिया, शेयर दे दिया। काइंड ऑफ फायदा ही है वो भी एक तरह का। तो कंपनी क्या करती है, ये भी काइंड ऑफ डिविडेंड दे देती है। अब तुम्हारे पास 12 शेयर हो जाएंगे। बोनस शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक डिविडेंड। जिस कंपनी के पास कैश कम होता है बट स्टिल उन लोगों को डिविडेंड देने का है, इन्वेस्टर को खुश रखने का है, तो वो लोग बोनस देते हैं। चलो बोनस की एक कहानी बताता हूँ तुमको, रियल लाइफ कहानी बताता हूँ, मजा आएगा तुमको सुनकर। एक जनरल मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, किसी इंसान के पास लेट से 10,000 रुपये किसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए, शेयर खरीदे। बताओ ये 10,000 का कितना रुपए हो सकता है 35-40 सालों में, कितना हो सकता है अंदाज? एक रफ एस्टिमेट के साथ 10,000 रुपये अगर अपन ने लगाए तो 40 साल बाद इतना तो मिल ही जाना चाहिए सर। कितना? तो कट होगा 2 लाख, तो 20 गुना हुआ और ज्यादा है, 15 लाख के आसपास और आगे। हाँ, 1 करोड़, 10,000 का सीधा 1 करोड़, 10,000 का सीधा 1 करोड़, मतलब 1,000 गुना रिटर्न्स, 1000 पॉसिबल? क्या लगता है 1,000 गुना रिटर्न मिल सकता है कभी 40 साल में? इतना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मिल भी सकता है, कहाँ मिलेगा बता? उसमें इतना नहीं आता, उसमें तुम्हारा 20-25 गुना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इतना नहीं होगा, उसमें तो नहीं होगा। बट एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ तुमको, मजा आएगा तुमको। 10,000 का कितना हो सकता है तुम सोच सकते हो? इतना हुआ है। 10,000 रुपए का 3,000 करोड़ रुपए हुआ एक आदमी का। रियल लाइफ स्टोरी देखो, लाइव दिखाता हूँ तुम्हें। क्या बात है सर, और बोनस की वजह से बोनस डिविडेंड दिया कंपनी ने, धड़ाधड़ मजा आ गया ऐसा। मोहम्मद अनवर करके एक विप्रो का इन्वेस्टर था। विप्रो कंपनी है ना, उसमें एक जने ने 100 शेयर खरीदे थे, सिर्फ 100 शेयर्स। ये 650 करोड़ तुमको दिख रहा है ना, ये 2010 की बात है होगी, अब 2026 है। 2026 में तो 3,000 करोड़ हो चुका है उसका। हुआ क्या था वो बताता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी है। मोहम्मद अनवर ने 62 साल के थे उस वक्त। उन्होंने एक कंपनी के अंदर, विप्रो नाम की कंपनी थी। अब ये बंदा भी अमन लेयर का था और विप्रो कंपनी बनी भी अमन लेयर से ही है। तो उन्होंने इस कंपनी के 100 रुपए के 100 शेयर खरीदे, मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी ने दे धड़ाधड़ बोनस देना शुरू किया। 1980 में पहला बोनस दिया, तो उसके 100 के हो गए 200 शेयर्स, 200 के वापस 1995 वापस बोनस दिया। 1:1 का मतलब एक शेयर के सामने एक शेयर फ्री।
तो 400 शेयर हो गए, 400 के 800 हो गए, 800 के 8000 हो गए, स्प्लिट मारा कंपनी ने। 8000 के 16000 हो गए, 16000 के 32,000, 32 के 64, 64 के 192 के 960, 960 के 28,80,000 और 57,60,000, लास्ट 96 लाख। 2010 की बात हो रही है, 2010 में 96 लाख शेयर थे। आज उसके पास कम से कम 5 करोड़ के ज़्यादा शेयर है, 5 करोड़ से ज़्यादा आज की तारीख में। हाँ ये जरूर है, अब अनवर साहब तो चले गए होंगे, तो कंफर्म है। अनवर साहब तो 62 साल के थे, अब तक तो मेरे को नहीं लगता रहे होंगे, वो तो चले गए, लेकिन उनके पोता पोती जरूर मजे कर रहे हैं। इनको पता है उस वक्त की बात है, उस वक्त इनको 119 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड आया है, 119 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड आया, डिविडेंड, कैश डिविडेंड। और जो भाव बढ़ा वो अलग। मतलब इसका रीजन बताऊं क्यों। अपन जनरल इन्वेस्टर क्या करते हैं, खरीदा 6 महीने में, 2 महीने में बेच देते, या 1 साल बाद बेच देते, 2 साल बाद बेच देते। किसी की इतनी ताकत है कि 40 साल तक उसको रखे रखे। अगर अपन 40 साल रख ले हुए तो फिर अपन भी प्यारे नहीं रहे, फिर तो अपने भी करोड़पति अरबपति, लेकिन अपन रखते ही नहीं है। तो ये पूरी हुई 3000 करोड़ की जर्नी बोनस शेयर की वजह से, क्योंकि वो शेयर बढ़ते गए, शेयर बढ़ते गए, कंपनी का प्राइस बढ़ता गया, भाई साहब अरबपति हो गए। अब सालाना इनका मिनिमम डिविडेंड पकड़ू ना तो 15-20 करोड़ तो डिविडेंड आता होगा सिर्फ सालाना, ज़्यादा ही आता होगा। तो इसको कहते हैं बोनस शेयर, स्टॉक डिविडेंड। पहला होता है कैश डिविडेंड, दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड, तीसरा होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। आप कंपनी के पास ना शेयर देने का है उसको, ना कैश देने का, तो कंपनी क्या बोलती है, भाई एक काम करो, तुमको देना तो है मेरे को कुछ, भाई ये तुम लोग एक काम करो, तुम हमारी मशीन लेके जाओ, तो कुछ तो दिया, वो मशीन को बेच दोगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तो वो होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो कंपनी पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। कंपनी क्या करती है, पेमेंट करती है, बट इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, ठीक है, असेट के रूप में, अंडर द प्रॉपर्टी डिविडेंड। द असेट कुड बी एनी ऑफ दिस इक्विपमेंट, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे बिल्डिंग हो, कुछ भी होगा, दे देती है उसको। एक होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कंपनी क्या करती है, भले अभी मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम करो, पर्ची लिख के देता हूँ साइन करके, 3 महीने बाद दे दूंगा, 1 साल बाद दे दूंगा। जैसे पर्ची कागज लिख के दे देते हैं, वो कागज को बोला था स्क्रिप्ट। मतलब दिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पर्ची दी है, वो पर्ची में उसने वादा किया है कि मैं 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो स्क्रिप्ट डिविडेंड सिर्फ एक तरह का क्या होता है, जैसा कागज का टुकड़ा होता है, काइंड ऑफ। एक होता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड, उल्लू बनाने के तरीके। कंपनी जब वाइंड अप होती है ना, लिक्विडेट का मतलब होता है वाइंड अप होना, कंपनी बंद होना। कंपनी क्या बोलती है, अपने सारे शेयरहोल्डर को बुलाती है, भाई तुमने मेरी कंपनी में कितने इन्वेस्ट करे, बोले सर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, बोले ये 10,000 का डिविडेंड, जाओ खुश रहो। तो तुमने क्या दिया, मेरे को कुछ दिया थोड़ी, तुमने तो मैंने जो पैसा लगाया वो मेरे को मेरा वापस दे दिया, तो तुमने कुछ दिया थोड़ी, बट नाम कर दिया, देखो हमने डिविडेंड दिया। तुमने तो जितना मैंने पैसा लगाया उतना मेरे को वापस दिया। तो जो ओरिजिनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करा था ना, उसको लिक्विडेट होते वक्त कंपनी वापस एज ए डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है, तो उसे लिक्विडेटेड डिविडेंड कहा जाता है। ये एक साइन है कि कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है। 5 प्रकार के डिविडेंड है, पहला कैश, दूसरा स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर, तीसरा प्रॉपर्टी डिविडेंड, चौथा स्क्रिप्ट डिविडेंड और 5वां लिक्विडेटिंग डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या होता है, पे आउट मतलब कंपनी ने लेट से 10 रुपये कमाए, उसमें से अगर 50% दे दिए तो मतलब कंपनी ने 5 रुपये पे आउट किया है, तो इसे कहते हैं डिविडेंड पर शेयर। कंपनी ने अर्निंग किया 10 रुपये, मतलब जितना अर्न किया उसमें से कितना टका वापस दे दिया, उसे कहते हैं पे आउट। डिविडेंड यील्ड, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे शेयर का प्राइस 100 रुपये, कंपनी ने तुमको 10 रुपये दे दिए डिविडेंड के तौर पे, तो एक तरह से उसने 10% रिटर्न दे दिया तुमको, 10%, तो उसको कहते हैं 10% यील्ड। वन मोर टाइम, डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, इट मेजर्स द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कैन मेक फ्रॉम डिविडेंड अलोन। डिविडेंड डिवाइड बाय स्टॉक का प्राइस, 100 रुपये का प्राइस था, उसने तुमको 10 रुपये का रिटर्न दिया, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में,
तो एक तरह से 10% तुमको रिटर्न दे दिया। अर्निंग यील्ड, ठीक है, अर्निंग डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस। स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, उसने तुमको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपये कमा कर दिए, डिविडेंड नहीं दिया, कमाए ऐसा, तो उसने 10% इन शॉर्ट कमाए हैं अपने फंड के ऊपर। तो ये एक्चुअली अर्निंग्स डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस, वो था अर्निंग यील्ड। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस, डिविडेंड डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस उसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। अर्निंग डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस उसे कहते हैं अर्निंग यील्ड। अब आता है मेन पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट। ये पार्ट क्या कहता है? ये पार्ट कहता है थियरी ऑफ डिविडेंड में दो थियरी है। पहली थियरी को बोला जाता है रेलेवेंस थियरी, दूसरी थियरी को बोला जाता है इररिलेवेंस थियरी। अब कुछ लोगों का मानना ऐसा है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई डिविडेंड देने से फर्क पड़ता है। कुछ लोगों का मानना कैसा है? डिविडेंड देने से फर्क पड़ता है, किस में? शेयर प्राइस में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि डिविडेंड शेयर प्राइस में फर्क पड़ता है, ठीक है, डिविडेंड देने से शेयर प्राइस में फर्क पड़ता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो उससे प्राइस कम भी हो सकती है, प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, प्राइस कम भी हो सकती है, प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये लोग जो है उनका नाम है वॉल्टर, गॉर्डन, ग्रैम एंड डॉड, सीए की बुक में लिंटनर, ठीक है। एक बंदा है, मोदी जी है, वो मोदी जी तुमको पता है मना ही करते हैं। मोदी जी ने यही बोला, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डिविडेंड दो या नहीं दो, कंपनी के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। ये लोग क्या बोलते हैं? फर्क पड़ता है, कंपनी के शेयर प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। ये क्या बोलता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहेगा। इररिलेवेंस में किसका नाम है? इररिलेवेंट कौन है? मोदी गिलानी मिलर, इररिलेवेंट है वो। रेलेवेंट में कौन है? वॉल्टर है, गॉर्डन है और ग्रैम एंड डॉड है। ग्रैम एंड डॉड तो काट देना, कुछ काम का नहीं, वो फालतू है वो। काम का तुम्हारा वॉल्टर और गॉर्डन ही है सिर्फ, वो कुछ भी नहीं। दो थियरी होती है, कितनी थियरी है? कौन कौन सी? डिविडेंड रेलेवेंस थियरी, डिविडेंड इररिलेवेंस थियरी। रेलेवेंस थियरी के अंदर वॉल्टर और गॉर्डन है। वॉल्टर बोलता है फर्क पड़ेगा, गॉर्डन बोलता है फर्क पड़ेगा, इररिलेवेंस में मोदी भाई बोलते हैं नहीं पड़ेगा। अब वॉल्टर के फॉर्मूले अलग है और उसके फॉर्मूले अलग है सबके। अब आपको लिखने फॉर्मूले, शुरू हो जाओ, कैलसी निकाल लेना, देखते जाओ। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये कहता है कि पो इज इक्वल टू, पो का मतलब होता है प्राइस इन द बेस ईयर, ये एक्चुअली जीरो है, जीरो। प्राइस इन द बेस ईयर इज इक्वल टू डीपीएस मत प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के ई। ठीक है, क्या फॉर्मूला क्या है? डीपीएस प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के ई। दिस इज द फॉर्मूला। अब किसका क्या मतलब वो बताता हूं। ये पहले तो फॉर्मूला लिखो, लिख लिया, वॉल्टर लिखना ऊपर, वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल। जेम्स वॉल्टर ने ये पूरा ज्ञान दिया था। उनका कहना था आर और के ई से बहुत फर्क पड़ता है। अब आर और के ई क्या वो बताता हूँ। अब ये लिखो, पी का मतलब होता है प्राइस, डी का मतलब होता है ये, ई का मतलब होता है ये, आर का मतलब होता है ये और के का मतलब होता है। पूरा लिख लेना, जैसा बोला है वैसा का वैसा।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? अब करते हैं इसकी आगे की बात थोड़ी सी। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से तुमको बताता हूं क्या चीज तुमको बहुत गौर करने जैसी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और सवाल का जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं धंधे में कमाता हूं 10 रुपए। कितने रुपए कमाता हूं? मुझे तुमको देना है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 7 रुपए। तो बताओ मैं फायदे में हूं कि नुकसान में हूं? मैं धंधे में कमाता हूं 10 रुपए, तुमको मुझे देना है 7 रुपए। मैं फायदे में हूं कि नुकसान में हूं? पहली बात तो फायदे में नुकसान में? फायदे में। कितने फायदे में? 3 रुपए के फायदे में हो सर। मैं धंधे में कमाता हूं 10 रुपए, तुमको मुझे देना है 10 रुपए। मैं फायदे में हूं कि नुकसान में हूं? कुछ भी नहीं होगी, तो मैं न्यूट्रल में हूं, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। मैं धंधे में कमाता हूं 10 रुपए, तुमको मुझे देना है 15 रुपए। फायदे में हूं कि नुकसान में हूं? लॉस में हूं पक्का? ये समझ आता है इतना? आगे बढ़ू? देखो आगे की कहानी को ध्यान से सुनने का। मैंने यहां पे कितने रुपए कमाए? 3 रुपए। अगर मैं 3 रुपए तुमको दे दूं एज ए डिविडेंड के तौर पे, मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए और पैसा नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, ये 3 रुपए मैं तुम लोगों को अगर दे दूं डिविडेंड के तौर पे, मतलब 3 रुपए खाली हो गए, तो मेरे पास फंड बचने वाला था बट बचा नहीं क्योंकि मैंने तुमको डिविडेंड दे दिया। तो अब मैं इन्वेस्ट कहीं और कर सकता था धंधे में, तो और कमाता। मैं और कमाता तो प्रॉफिट और ज्यादा आता, प्रॉफिट और आता तो शेयर का प्राइस और बढ़ता। तो अल्टीमेटली नुकसान तो तुम्हारा ही है, और तुम लोग डिविडेंड मांग रहे हो तो मैंने दे दिया तुमको। तो एक्चुअली तो मुझे देना नहीं चाहिए था, तो मेरा पे आउट रेशियो होना चाहिए था यहाँ पे 0। ऑप्टिमम पे आउट जो मुझे करना चाहिए था वो यहाँ पे था 0। मुझे करना ही नहीं चाहिए था सर। 3 रुपए आपको खुद के पास रखने थे, डिविडेंड नहीं देने का। मैंने कहा कितना? बोले कितना छोड़ो, देने का ही नहीं, 0 देने का बिल्कुल। कितना तो छोड़ ही दो आप, कितना देने का? बोले 0 देने का। बोले अच्छा 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 ठीक है। इसमें कितना देने का? आपकी इच्छा, देना हो दो, नहीं देना मत दो, क्योंकि है तो पोजीशन सेम ही है। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि भाई इसमें नो इफेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ना, देना दो नहीं देना मत दो, चलेगा। जितना भी दोगे प्राइस सेम ही रहेगा सब में। इसमें अगर मैंने धंधे में रख लिए पैसे और इन्वेस्ट कर दिए धंधे में, तो मैं और माइनस में चला जाऊंगा। इससे बेटर तो क्या करना चाहिए? तुमको दे देना चाहिए, कम से कम बच्चे लोग तो खुश होंगे, बोले चलो डिविडेंड आया डिविडेंड आया। अगर मैं तुमको नहीं दूं तो मैं क्या करूंगा? धंधे में इन्वेस्ट करूंगा, और धंधे में तो माइनस में हूं मैं, बल्कि और लोचे हो जाएंगे मेरे। तो तुम्हारे शेयर प्राइस और गिरेंगे। तो इसमें मुझे 100% जो है सब दे देना चाहिए तुम लोगों को पूरा। बोले सर क्या यार आप लोग 10 रुपये कमा रहे हो, देते 15 रुपये हो, कॉस्ट आपकी 15 रुपये की है, माइनस में जा रहे हो, लाओ हमारा पैसा दे दो, इसे डिविडेंड तो दो कम से कम। तो ये है इसका ऑप्टिमम पे आउट। अब ये जो आर है वो रेट ऑफ रिटर्न है जो अपन धंधे में कमाते हैं। ये एक्चुअली सी का मतलब इधर ये लोग के मानते हैं इसको कि भाई ये कॉस्ट ऑफ के ई है। के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई देन ऑप्टिमम पे आउट शुड बी 0। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम पे आउट। मैक्सिमम पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए बेटा? 0। आप भाई बोलते आर इज इक्वल टू के ई, अबे तो फिर न्यूट्रल लेना है, फिर क्या टेंशन ले रहा है? नो इफेक्ट। तेरे को देना है दे, नहीं देना है मत दे, प्राइस सेम ही आएगा सब में। आर लेस देन के ई है, आर लेस देन के ई मतलब भाई तू तो लोचे कर रहा है धंधे में सब, तू तो बल्कि लॉस कर रहा है। तो ऐसे केसेस में पूरा जो है बच्चों को दे दो, बच्चे तो खुश होंगे कम से कम। तो ऑप्टिमम पे आउट का मतलब इस पॉइंट पे आपकी शेयर की प्राइस मैक्सिमम रहेगी, इस पॉइंट पे आपकी शेयर की प्राइस मैक्सिमम रहेगी। ऑप्टिमम पे आउट का मतलब होता है अगर तुमने 0 डिविडेंड दिया एट दैट टाइम योर शेयर प्राइस विल बी द मैक्सिमम। अगर तुमने 100% पूरा का पूरा दे दिया एट दैट टाइम शेयर प्राइस विल बी द मैक्सिमम। इसे कहते हैं ऑप्टिमम पे आउट। ठीक है, ये लिख लो पूरा।
सो ये एक आपका जो है ना पूरा गॉर्डन में भी काम आएगा, ये जो लिखवाया है, और वॉल्टर के मॉडल में भी काम आएगा। मोदी गिलानी का तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो यही बोलता है कि फर्क ही नहीं पड़ता, क्या ही फर्क पड़ना है, बट इसमें फर्क पड़ता है। तो आप अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये प्योर हस्बैंड क्वेश्चन आते हैं, प्योर हस्बैंड। अब जो हस्बैंड क्वेश्चन जो एग्जिस्टिंग उसको तो पता ही है। हस्बैंड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना है। ओके मैडम, यस मैडम, ओके मैडम, यस मैडम, अपना दिमाग लगाने के ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन के सामने अपना दिमाग लगाने के नहीं, उसने बोला ये ओके मैम, उसने बोला ये ओके मैम, डोंट यूज योर ब्रेन, उसे हस्बैंड क्वेश्चन कहते हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहाँ पे अर्न्स बोला है, तो ये अर्न्स बोले तो ईपीएस मेरा हो गया 6 रुपए का, ठीक है। ये कैपिटलाइजेशन रेट है, तो कैपिटलाइजेशन रेट एक्चुअली के ही होता है, लिख लेना कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जितना लिखोगे उतना तुमको फायदा होगा। ऑल द स्टूडेंट्स, जितना आप लोग लिखोगे ना उतना आपको फायदा होगा। अगर आप लोग नहीं लिखोगे, तुम सोचोगे मैं सुन लेता हूँ, तो वो तुम भूल जाओगे, तुम्हें भी पता है, इतना कोई अपना माइंड एकदम एक्सट्रीमली ब्रिलियंट थोड़ी है। तो लिखो, जितना हो सके लिखो। के ही हो गया बेटा 10%, कि कैपिटल रेट का मतलब होता है के ही। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर इज इक्वल टू 20, ठीक है। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से वो बोल रहा है अगर 30% पे आउट रेशियो है, 30% पे आउट है, तो यहाँ पे डीपीएस का फॉर्मूला बनेगा ईपीएस मल्टीप्लाई बाई डीपीआर, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अपने पास ईपीएस दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 रुपया, ये पे आउट रेशियो की तरफ 30% है, मतलब डीपीएस मेरा आ गया 1.80, डीपीएस भी मिल गया। व्हाट इज द ऑप्टिमम पे आउट, अबे अंधे को भी दिख रहा है आर क्या है, ज्यादा है। मैंने बोला था जब आर ज्यादा होता है तो पे आउट एक्चुअली 0 होना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अभी बताया जस्ट, क्योंकि तुम धंधे में कमा रहे ज्यादा हो और कॉस्ट तो तुम्हारा कम है, तो इससे बढ़िया तो लोगों से पैसा लो और कमाओ, लोगों से पैसा लो और कमाओ, ठीक है। शेयर से पैसा लो, कमाओ। आर इज 20%, दैट इज आर इज ग्रेटर देन के ई, तो ऑप्टिमम पे आउट तो सर 0 होना चाहिए। हालांकि ये 30 दे रहा है, तो इसका मतलब इसके लोचे, इसका शेयर का प्राइस कम होगा, इसका मतलब दे रहा है। तो देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। मान लो ये 1.8 वाले के हिसाब से वेरीफाई करते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे फॉर्मूला है डी 1.8, आर है अपना 0.20, ये है 0.10, 10%, ई मेरा 6 है, डी मेरा 1.80 है, डिवाइड बाई 0.10। सॉल्व करना है इसको जरा। यहाँ पे अपन सॉल्व करने जाएंगे, तो 0.2 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 4.2, ठीक है, प्लस 1.8 डिवाइड बाई 0.10 है 10 पॉइंट, ये गलत हो गया कुछ, 10.2 डिवाइड बाई 0.10, एक 102 आएगा इन शॉर्ट। ठीक है, 102 आया। अब अपन 0 पे ट्राई करके देखते हैं। 0 मतलब अपन ने डीपीएस में 0 लिखा होगा, कुछ पे ही नहीं किया अपन ने, तब 0 है वो तो। और आर अपना कितना है 0.20 डिवाइड बाई 0.10, 6 में से 0 गया डिवाइड बाई 0.10, तो ये करेंगे तो 2 इंटू 6 12 डिवाइड बाई 0.10 120 रुपये आएगा। देख लो तुमको फर्क पड़ा प्राइस में। जब पे किया तो 102 है बल्कि, और जब नहीं पे किया तब बल्कि 120 है। कारण क्या है उसका? कारण वही जो मैंने बोला, आर इज ग्रेटर देन के, तो पे आउट शुड बी 0। 0 पे देखो मैक्सिमम प्राइस आ गई, इससे ऊपर नहीं आएगी। समझे क्या? हाँ, वापिस करो नहीं? अच्छा, आप एक काम करो, सेम क्वेश्चन है, डीपीएस 50% लेके देखो, डीपीआर मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो
40% लिखे, देखो कितना आ रहा है, चेक करो तो जरा। 50% पे कितना आ रहा है, 40% पे कितना आ रहा है? ठीक है, नाउ आई एम गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, जो आप लोगों को करना है साथ साथ में। देखो अपना क्वेश्चन इस प्रकार का है कि भाई फॉर एग्जांपल ईपीएस अपना है मान लो 10 रुपए का। अब डीपीएस तुमको निकालना है, ठीक है, अलग अलग रेशियो में दे रहा हूँ। पहला रेशियो में तुमको दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 20%, दूसरा रेशियो में तुमको दे रहा हूँ 100%, तीसरा रेशियो में तुमको दे रहा हूँ 50%। तो डीपीएस तुमको उस हिसाब से निकाल लेना है। आर तुम्हारा है फॉर एग्जांपल 15% और के ही तुम्हारा है फॉर एग्जांपल के तौर पे 10%। फाइंड आउट दी आंसर। और ऑप्टिमम चौथे पे तुमको ऑप्टिमम के हिसाब से बताना है। थोड़ी सी अक्कल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और आ जाएगा। चलिए रेडी करते हैं एक बार। पहले का आंसर मैं बताता हूँ। फॉर्मूला तो सबसे पहले लिखेंगे अपन वॉल्टर के हिसाब से। तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई पो इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के। सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने पास डी कितना है, पहले में डी इसका 20% बोले तो 2 रुपये, पहले में 2 रुपये हो गया। तो 2 प्लस आर है अपना 0.15, के ई अपना 0.10, ई है मेरा 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 0.10। तो फॉर्मूला वाइज अगर अपन करने जावे तो 1.5 इंटू 8 12 12 14 140 रुपये आ रहा है। पहले का 140 आ रहा होगा। दूसरे का आंसर करने की कोशिश करते 100%। 100% मतलब पूरा का पूरा चुका दिया। तो मतलब डी हो गया 10.15 डिवाइड बाई 0.10। 10 माइनस 10 बोले तो एक तरह से 0 हो गया। के ये 0.15, ठीक है, ये हो गया एक तरह से 100 रुपये। 100 रुपये हो गया। अब 50% बोले तो 5, अरे कहाँ गया रे, 5 प्लस, मेरी बात तो गया किधर है, 5 प्लस 0.15 अपॉन 0.10 इंटू 10 माइनस 5 बोले तो 5 डिवाइड बाई 0.10। तो आंसर विल बी 1.5, 7.5, 12.5, 125 रुपये। ठीक है। और ऑप्टिमम मतलब 0 पे आउट करना है, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के ही है। ऑप्टिमम मतलब 0 पे आउट हो गया। तो 0 पे आउट में यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0.15 बाई 0.10 इंटू हो गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 माइनस 0 अपॉन 10। तो आंसर विल बी 150। ऑप्टिमम पे आउट में आंसर आएगा 150। तो सबके आंसर आ गए आपके सामने, देख लो। यहाँ पे 140, यहाँ पे 100, यहाँ पे 125, यहाँ पे 150। ठीक है। सबका आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर करके ये डीपीएस निकालने पड़ेंगे नए, और फिर फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, समझ है तुमको, आ रहा है पक्का? ठीक है, आ गया तेरे को भाई? ओके, चलिए अगला सवाल और देता हूँ फिर तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर है 15%, के ये 20%, ई है मेरा 6 रुपया, और अलग अलग मेरे पास डीपीएस के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। पहला जो डीपीआर है वो है फॉर एग्जांपल 0, दूसरा 25%, तीसरा 50%, ठीक है, चौथा 75% और पांचवा 100%। अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशियो है सबके। इधर एक इसका बना दो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके बना दो फटाफट। चलिए रेडी। सो अब आपके आंसर आ चुके होंगे इन सब के। बोलो भैया क्या क्या आंसर है? पहले का आंसर कितना है? 3.75 है। इतना कम है क्या?
ट्राई करके देखो, चलो मैं करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, पहले मैं जीरो अपन पे आउट रख रहे हैं, तो जीरो पे आउट मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे 0.15 बाई 0.20 हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.20 हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा आना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक करके देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 0.15 डिवाइड बाई 0.20 इंटू करना है 6, 4.5 डिवाइड बाई 0.20 22.5 आएगा। ठीक है, फिर अपन 25% पे चेक करके देखते हैं, बढ़ेगा, जीरो पे सबसे लोवेस्ट आएगा, उसके बाद बढ़ेगा, देखना आंसर। जैसे इधर अपन ने मान लो 25%, 25%, 6 का 25% बोलो तो 1.5 रुपया दिया होगा, 1.5 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 0.20 इंटू 6 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 0.20। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई 0.20 इंटू 4.5 प्लस 1.5। $24.375। इन शॉर्ट ऐसे ऐसे करते बढ़ता जाएगा। इसका आंसर बोलो कितना है, निकाला अभी 26.25, इसका 28.195 125, और इसका 30 एग्जैक्ट। मतलब इन शॉर्ट आप समझ गए अभी क्या करना है वॉल्टर मॉडल में। तो वॉल्टर तो तुमको काफ़ी हद तक आ गया, आप वॉल्टर के और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, आगे लेक्चर के अंदर। तब तक इसकी और प्रैक्टिस करो अपने मन से, जैसे मैंने सवाल बनाया ना वैसे अपने मन से सवाल बनाओ। इससे क्या आएगा, तुमका स्पीड आएगा, और स्पीड बहुत जरूरी है। आप इंटर के अंदर अगर आ गए हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा एग्जाम में, कन्फर्म है। आप सीए करो, सीए में करो, पेपर छूट जाएगा। तो इसके लिए स्पीड जरूरी। स्पीड के लिए अपने मन से सवाल लो, बुक में सवाल तो बुक के हो गए, बुक के तो हो ही जाएंगे, लेकिन खुद अपनी तरफ से सवाल बनाओ। जैसे ये मैंने बनाया, वैसे तुम अपनी तरफ से 5-6 सवाल बनाओ, खुद नोट्स बनाओ इसके खुद के अच्छे से, कि सर ने आज ये चीज़ें मेरे को बोली थी, ये मेरे को बनाना है। ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है, रिकॉर्डेड्स अवेलेबल है, आप घर पे जाओ, रिकॉर्डेड पूरा लेक्चर देखो, रिवाइज होगा। क्या होता है, दिन आपने दिमाग में बार वो पॉइंट घूमता है ना, तो रिवाइज होता है। घर पे जाके दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और एजे क्लासेस को भी फॉलो करते रहिए।